हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर 1 का पार्ट 4, जिसमें कि हम देखने वाले हैं कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे इंडिया का जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल था अंडर द ब्रिटिश रूल वो किस तरीके का था। तो मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। हमारा टॉपिक है डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो बताना चाहूंगा कि ये बर्थ रेट और डेथ रेट है क्या, तो सुनते हैं जरा। बर्थ रेट के बारे में यदि मैं बताऊं तो प्रति 1000 व्यक्ति पर जो बच्चे पैदा होते हैं उनको बोलते हैं बर्थ रेट, और प्रति 1000 व्यक्ति पर जितने लोग मर जाते हैं वो कहलाया जाता है डेथ रेट। तो अंडर द ब्रिटिश रूल हमारे देश का जो बर्थ रेट था वो क्या था, देखते हैं जरा। पर 1000 पर्सन पर, हर प्रति 1000 व्यक्ति पर हमारे देश की जो बर्थ रेट थी वो थी 48, और जो डेथ रेट थी वो थी पर 1000 पर कितनी। तो हम इस पॉइंट को देखकर समझ सकते हैं कि हमारी जो बर्थ रेट थी वो कैसी थी, यहाँ पर ज्यादा थी, और ज्यादा बर्थ रेट मतलब एक चिंता का विषय होता है। इस पॉइंट से रिलेटेड मैं आपको कुछ समझाना चाहूँ तो 1921 को द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहा जाता है, क्योंकि इस ईयर में हमारे देश की जो पॉपुलेशन थी वो लगातार क्या होती गई, लगातार बढ़ती गई। और इसके बाद भी जब हर 10 साल में यहाँ पर हमारे पॉपुलेशन की जनगणना हुई तो हमारी पॉपुलेशन हर 10 साल में क्या होती गई, बढ़ती गई। इस 1921 को जनसंख्या विस्फोट के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं बात करता हूं अपने देश के फर्स्ट सेंसस की, तो पहली जो जनगणना थी वो कब हुई थी, 1881 में हुई थी। इसके बाद में अगर देखते हैं तो समझते हैं जरा। 1891 से लेके 1901 को अगर देखते हैं तो इस समय हमारे देश की जो पॉपुलेशन थी वो थी 23.87 करोड़। कितनी थी भाई, 23.87 करोड़। आगे चलते हैं, वहीं पर अगर 1901 में अगर देखता हूं तो ये घटकर कितनी हो गई, 23.83 करोड़, यानी कि लगभग हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 0.4% से क्या हो गई थी, डिक्रीज हुई थी। अगली बार जब जनगणना हुई 1911 में तो हमारे देश की जो पॉपुलेशन थी वो 25.21 करोड़ हो गई। आप देख सकते हैं कितनी हो चुकी थी, 25.21 करोड़। तो अगर मैं लास्ट से इसको कंपेयर करता हूं तो मुझे पता लगता है कि मेरी जो पॉपुलेशन थी वो यहाँ पर क्या हो गई दोस्त, इंक्रीज हो गई थी। फिर अगले साल चलते हैं, अगले 10 साल के बाद हमारी जो पॉपुलेशन थी वो कितनी हो गई, 25.14 करोड़। कितनी हो चुकी थी, 25.14 करोड़। तो यहां पर अगर पॉपुलेशन देखते हैं तो दोबारा से क्या हो चुकी थी, डिक्रीज हो गई थी। लेकिन इसके बाद की अगर मैं बात करता हूं, कब से, 1921 के बाद की, तो हर 10 साल में हमारी जो पॉपुलेशन थी वो लगातार राइज अप होती रही। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की अगर बात करता हूं तो ये होता क्या है, समझते हैं जरा। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मतलब होता है उन बच्चों से जो कि जन्म लेने से 1 साल के अंदर ही मर जाते हैं, या जिनकी मृत्यु 1 साल के अंदर ही हो जाती है, उनको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। तो उस समय अंडर द ब्रिटिश रूल हमारे देश की कंडीशन कुछ ये थी कि प्रति 1000 बच्चों में से 218 बच्चे क्या थे, मर जाया करते थे। और आज की अगर कंडीशन देखते हैं तो प्रति 1000 बच्चों में से 34 बच्चे मर जाते हैं। तो हम इन डाटा को देख के समझ सकते हैं कि उस समय जो डेथ रेट थी किसकी, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो थी वो कैसी थी दोस्त, ज्यादा थी। लेकिन आज की अगर बात करते हैं, एट प्रेजेंट की अगर बात करते हैं तो वो कैसी हो चुकी है, अच्छी हो चुकी है, इंप्रूव हो चुकी है, यानी सुधर चुकी है। पहले 218 बच्चे मरते थे, लेकिन आज की डेट में लगभग कितने मरते हैं, 34 मरते हैं। अब हो सकता है कि उस समय हेल्थ इशू हो, या हमारी देश की जो हेल्थ कंडीशन हो, हेल्थ फैसिलिटीज हो वो अच्छी ना हो, या कुछ ऐसे डिसीजेज हो जिनकी वजह से ये जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट वो ज्यादा है। तो इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन हमारी बुक के अकॉर्डिंगली जो डाटा है वो ये है। तीसरे पॉइंट की अगर बात करता हूँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता क्या है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं औसत आयु। अब औसत आयु क्या होती है, ध्यान से सुनना। सपोज मान के चलते हैं 4 लोग हैं, A, B, C और D।
क्लियर। अच्छा, ए नाम का जो व्यक्ति है वो 30 ईयर्स जीता है, बी नाम का जो व्यक्ति है वो 40 ईयर्स जीता है, सी नाम का व्यक्ति 50 ईयर्स और डी नाम का व्यक्ति 60 ईयर्स। क्लियर हुआ। अब मैं क्या करूंगा, इन सबको प्लस कर दूंगा, और ये कितने व्यक्ति थे, 4 व्यक्ति थे, इसलिए इसको डिवाइड कर दूंगा 4 से। तो कितना निकल के आएगा समझते हैं जरा, देखते हैं जरा। ये आएगा मेरा 180 डिवाइड बाय 4। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा, कितना आएगा देखो जरा। 4 4 जा 16 होता है और 4 5 जा कितना होता है 20, यानी कि जो एवरेज एज है वो कितनी है 45 ईयर, यानी प्रति व्यक्ति जो है लगभग 45 साल की आयु तक जिएगा। ये क्या है, एवरेज है। क्लियर। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कुछ यही है कि उस समय जो हमारे देश के व्यक्तियों की औसतन आयु थी, जो एवरेज एज थी वो कितनी थी 32 ईयर्स थी, लेकिन आज की तारीख में अगर बात करते हैं तो ये बढ़ के कितनी हो चुकी है 68 ईयर्स हो चुकी है। क्लियर हुआ। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा बोलता है लिटरेसी रेट। अच्छा, लिटरेसी रेट के बारे में अगर बताना चाहूंगा आपको तो सुनिए। अंडर द ब्रिटिश रूल की अगर बात करते हैं तो अराउंड 16% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, अराउंड 16% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज लिटरेट, क्लियर। अच्छा, ये 16% में कौन से लोग आते थे, ध्यान से सुनो, मैंने इधर लिख भी रखा है, आप देख रहे होंगे। हु कैन रीड एंड राइट, मतलब जो भैया लिख ले और पढ़ ले, समझ में आ रहा है, जो लिख ले और पढ़ ले उसको लिटरेट बोल दिया जाता था। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, एक व्यक्ति है वो अपना नाम लिख लेता है इधर राम, तो उसने अपना नाम लिख लिया ना और इसको पढ़ भी लिया, तो ऐसी व्यक्ति को किस कैटेगरी में डाल दिया गया भाई, लिटरेट कैटेगरी में डाल दिया जाता था। तो यहां पर लिटरेसी रेट को अगर देखा जाए तो लिटरेसी रेट मैंने आपको बताई अभी, यहां पर अराउंड कितनी थी दोस्त, 16% थी। तो उम्मीद करता हूं जो इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी अंडर द ब्रिटिश रूल वो कैसी थी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो है ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें हम देखने वाले हैं कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे इंडिया का जो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर था वो कैसा था। तो चलिए देखते हैं। पहला ही पॉइंट इसमें बताता है हमको एग्रीकल्चर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। समझते हैं जरा इस पॉइंट को क्या है। देखिए, अगर मैं किसी भी देश की बात करता हूं तो किसी भी देश का जो ऑक्यूपेशन होता है वो 3 सेक्टर में डिवाइड होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर की अगर बात करता हूं तो प्राइमरी सेक्टर किससे रिलेटेड होता है, इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर की अगर बात करता हूं तो सेकेंडरी सेक्टर किससे रिलेटेड होता है, इंडस्ट्रीज से। टर्शरी सेक्टर की अगर बात करता हूं तो किसी भी देश का जो टर्शरी सेक्टर होता है वो रिलेटेड होता है किससे, सर्विसेज से। अच्छा, पॉइंट को जरा समझते हैं। पॉइंट क्या कहता है, पॉइंट ये बोलता है कि जो एग्रीकल्चर है वो प्रिंसिपल सोर्स है ऑक्यूपेशन का, कहां पर मेरे भाई, इंडिया का। क्लियर। समझते हैं कैसे। इंडिया की अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करता हूं तो टोटल पॉपुलेशन में से अराउंड 72.7% जो पॉपुलेशन थी वो एंगेज थी, किसमें एंगेज थी, एग्रीकल्चर में एंगेज थी। वहीं पर सेकेंडरी सेक्टर की अगर बात करता हूं तो 10.1% पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन इंडस्ट्री सेक्टर। वहीं पर टर्शरी सेक्टर की अगर बात करता हूं तो टर्शरी सेक्टर में अगर देखते हैं तो 17.2% पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन टर्शरी सेक्टर। इन तीनों को अगर मैं सम करके देखूंगा तो ये बैठेगा 100%। यानी कि एक चीज पता लगती है हमें कि भारत की जितनी भी जनसंख्या थी उस जनसंख्या का अराउंड 73% जो था वो किस में था दोस्त, एग्रीकल्चर सेक्टर में था। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं, जिस देश का एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत मजबूत होता है ना वो देश उतना ही बैकवर्ड, उतना ही पिछड़ा हुआ कहलाया जाता है। और इंडिया की अगर बात करते हैं तो पिछले टॉपिक में मैंने आपको समझा रखा है कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो कैसा था कि हम मेहनत तो करते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन हमें मेहनत के अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन मिलता है क्या, नहीं मिलता। मैंने बताया था कि इतना यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन होने के बाद भी जो जीडीपी थी वो कितनी होती थी दोस्त, यहाँ पे ओनली 50%। क्लियर। तो पॉइंट हमारा ये बोलता है कि भारत के लोग जितने भी हैं, भारत के व्यक्ति जितने भी हैं, उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्राइमरी जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है, एग्रीकल्चर। सेकंड पॉइंट को अगर देखते हैं तो सेकंड पॉइंट बोलता है इंडस्ट्रीज एंड इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। भाई देखो, अगर मैं बात करता हूं इंडस्ट्री सेक्टर की तो देखिए इंडस्ट्री सेक्टर में कितने परसेंट पॉपुलेशन एंगेज्ड है दोस्त, 10.1%, है ना। अच्छा, इंडस्ट्री सेक्टर की अगर बात करता हूं तो इंडस्ट्री सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर, और सेकेंडरी सेक्टर इज द मिड वन। क्लियर। तो सेकेंडरी सेक्टर अगर मिडिल है दोस्त तो मैं एक चीज कह सकता हूं कि सेकेंडरी सेक्टर जो होता है किसी भी देश का, किसी भी देश की क्या हो सकती है, बैकबोन हो सकती है। तो हमारे देश की जो बैकबोन थी वो कैसी आप देख पा रहे हैं ना, ओनली 10.1%। इट मींस इट इज वेरी वीक, ये बहुत कमजोर है दोस्त।
और जिस देश का सेकेंडरी सेक्टर कमजोर होता है, क्लियर, वो भी पिछड़ा हुआ कहलाया जाता है। तो हमारे देश में अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री सेक्टर को लोग कुछ समझते ही नहीं थे भाई, और यही कारण था हमारे पिछड़ेपन का। जरा दूसरे देशों को अगर देखते हैं तो दूसरे देशों का क्या था इंडस्ट्री सेक्टर, समझते हैं जरा। देखो भाई, यूएसए की अगर बात करते हैं तो उस समय पे जो इंडस्ट्री सेक्टर में पॉपुलेशन एंगेज थी कितनी थी, 32%। इंग्लैंड की अगर बात करते हैं तो इंग्लैंड में कितनी एंगेज थी, 42%। जापान की अगर बात करते हैं तो जापान में कितनी एंगेज थी, 39%। और भैया ये तीनों देश आज की तारीख में डेवलप्ड कंट्री हैं, जबकि भारत आज भी क्या है, डेवलपिंग है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बेटा, समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, अनबैलेंस्ड ग्रोथ। अच्छा, अनबैलेंस्ड ग्रोथ क्या है, थोड़ा सा मैं ये समझाना चाहूँगा, ध्यान से सुनना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था प्राइमरी सेक्टर में 72% पॉपुलेशन है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में कितनी है, 10.1% पॉपुलेशन है। वहीं पर टर्जरी सेक्टर की अगर बात करते हैं तो 17.1% पॉपुलेशन। यहाँ पर 73, यहाँ पर 10 अराउंड, यहाँ पर 17। क्या ये सब बैलेंस में है क्या बेटा, सब बैलेंस में है क्या, कुछ भी बैलेंस में नहीं है, ठीक। बैलेंस ग्रोथ क्या होता है, बैलेंस ग्रोथ ये होता है कि अराउंड प्राइमरी सेक्टर में हमारे 33% पॉपुलेशन हो, ठीक है भैया, सेकेंडरी सेक्टर में भी 33 हो, ठीक, टर्जरी में कितने हो, 34 हो, तो 100% हो गया कि नहीं हो गया, ये बैलेंस्ड होता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। इंडिया में अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंस किसको दी जा रही थी, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी को दी जा रही थी। अच्छा, एट प्रेजेंट की अगर बात करता हूं तो अच्छी बात तो यह है कि हम लोग प्राइमरी सेक्टर में तो थोड़ा सा डाउन आए हैं, लेकिन टर्जरी सेक्टर में लगातार आगे बढ़ते जाना है। लेकिन यहीं पर सेकेंडरी सेक्टर की अगर बात करूं, राइजअप हुआ है, लेकिन राइजअप इतना नहीं हुआ है जितना कि हम लोग प्लानिंग के अकॉर्डिंगली चाहते हैं। क्लियर हुआ, तो इसीलिए इसको बोला जाता है अनबैलेंस्ड ग्रोथ। उम्मीद करता हूं जितना मैंने आज के इस टॉपिक में आपको समझाया है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया है तो आप लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में पिंग करें, मैं कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए। इतना